हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। तो प्यारे बच्चों, गणिता मंजरी नवती नवती किताब आपकी आई है। आप कक्षा 9वीं में हो। तो आज चैप्टर 3 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन और एक दूसरा वाला। दूसरे वाले क्वेश्चन को तो मैंने स्पेशल नोट्स बना लिया हूँ, ये देख सकते हो। ये स्पेशल नोट्स है, पूरे नोट्स लिखित वाले बनाया हूँ, ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं और बड़ा ही आनंद आने वाला है। मैं आपके नोट्स भी बनवाऊंगा और आपको बारीकी से पूरा समझाऊंगा भी। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। और पूरा डिटेल्ड में नोट्स बनाएंगे ताकि आप गणित में 100 में से 100 मार्क्स लेकर के जाए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये जो रेशनल नंबर दिए है, पहला रेशनल नंबर है 3/50, दूसरा रेशनल नंबर है 2/9। ये रेशनल नंबर को तुमको कन्वर्ट करना है किसमें? टर्मिनेटिंग डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल में, या और यानी या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, तुमको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। विच एवर द केस में भी वाई द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन, तुमको लॉन्ग डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन करके भाग दे करके तुमको ये प्रोसेस करना है। टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको समझा दिया था, ठीक। चलिए तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहला है 3/50, 3/50 इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो हम सोल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है 3/50, इसको तुमको डिवाइड करके टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में तुमको कन्वर्ट करना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम DIVID, डिवाइड करेंगे किसको? ऊपर वाले 3 को। डिवाइड 3/50, 3 को हम 50 से डिवाइड करेंगे। 3 का हो गया 3 लिखा है, 3 लिख दिया। हम डिवाइड कितने से करेंगे? नीचे 50 लिखा है, ये लिख दिया मैंने 50 से हम करेंगे डिवाइड। अब यहाँ डिवाइड नहीं जा रहा तो यहाँ डेसिमल और एक 0 लग जाएगा और यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। अभी भी 30 छोटा है, 50 बड़ा है, 30 छोटा है, 50 बड़ा है, तो एक 0 और यहाँ लगा लिए, एक 0 और लग जाएगा। अब 50 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 300 से आगे ना बढ़े, तो 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से आगे ना बढ़े। 5 6 30, 5 6 30, मतलब 50 6 300, 50 6 300 घट जाएगा, माइनस कर लिए। 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 3 में 3 गया 0, तो आ गया 0 0 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आता है, ये रिमाइंडर है, REMAINDER, रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो यहाँ लिखोगे सिंस SINCE, सिंस द रिमाइंडर
बिकम्स जीरो, रिमाइंडर कितना आ गया जीरो, सिंस द रिमाइंडर बिकम्स कितना आ गया जीरो, तो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, TRMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आया आपको समझ में? देखो हमने यहाँ पर डिवाइड करे तो रिमाइंडर मतलब कि शेषफल जीरो आ गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आंसर कितना आया? 0.06 आया। 3/50 का आंसर आया 0.06, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3/50 इजिकल टू 0.06। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। और ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल है? क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा ना, टर्मिनेटिंग मतलब शांत समझ लो, ये शांत हो गया है, अब 6 के आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इतना आपको लिख देना है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक, अगला बोल रहा है 2/9। 2/9 को भी तुमको बताना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। 2/9 इसको भी धर लेते हैं हम। अगला क्या है? दूसरा आपका 2/9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड, DIVID, डिवाइड, ऊपर 2 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 2 बाय किससे? 9 से, डिवाइड 2/9। ऊपर 2 लिखा है, ये लिख दिया मैंने 2, नीचे 9 लिखा है, ये 9 से मैं करूँगा डिवाइड। अभी 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल, और एक जीरो यहाँ भी लग जाएगा डेसिमल। अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, तो 9 2 ज़ा 18, माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 1 में से बन गया 0। अब फिर भाग नहीं जा रहा, फिर उतार ली 0, फिर कितने बार जाएगा? 9 का टेबल था 20 से आगे ना बढ़े, तो 9 2 ज़ा 18, फिर माइनस करे, फिर 2 बच गया, फिर 0, फिर 2 बार जाएगा, 9 2 ज़ा फिर 18, फिर 2 बचा, तो ये 2 जिंदगी भर बचते रहेगा, और यहाँ पर भी 2 जिंदगी भर आते रहेगा। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये हमेशा रिपीट ही होते रहेगा। इसका तुम मर जाओगे लेकिन ये दशमलव ख़त्म नहीं होने वाला, हमेशा 2 बचेगा, फिर तो वही आते रहेगा, तो 2 2 2 2 2 2 रिपीट होते जाएगा। ठीक है, इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ लिखोगे, ये क्या है? 2/9 है, ये लिखोगे 2/9 इक्वल कितना आया? ये आया आपका 0.22222, ये आया आपका 0.222 डैश। ये रिपीट होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आप लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, ये आप ऐसा लिख दोगे। ठीक, क्योंकि ये रिपीट हो रहा ना भाई, रिपीट हो रहा ना बार बार, है ना, तो ये इसका हो गया आंसर। ये रिपीट नहीं हो रहा था, इस कारण जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और सेकंड वाला जो है वो 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 जो है वो एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, तुमको यहाँ पर एक प्रूफ करके बताना है। तो इसका ना मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ दैट, प्रूफ करो कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या? एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो सबसे पहले समझो रेशनल नंबर क्या होता है, RATIONL। रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम अंश बटा हर, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम बोलेंगे इनरेशनल नंबर।
तो तुमको प्रूफ करके बताना है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। मतलब कि रूट 5 को हम 3/5 के रूप में नहीं लिख सकते। ये प्रूफ करके बताना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। मतलब कि इसको रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम a/b 3/5 फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और जिसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। ठीक, ये प्रूफ करना है। तो देखो अब सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। वी विल प्रूव दिस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये पूरा आपको नोट भी करना है, पूरा लिखते भी चलना है, पूरा नोट भी करना है, लिखते भी चलना है। वी विल प्रूव दिस बाय, हम इसको प्रूफ करेंगे द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास विधि। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास विधि। जैसे कि मैंने बोला सिद्ध करो कि ये आदमी है, मैंने बोला सिद्ध करो कि ये आदमी है, तो हम बोलेंगे, किसी ने तुमको बोला कि तुम सिद्ध करके दिखाओ कि ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, तुम ये सिद्ध करके बताओ। तो तुमने बोल दी हाँ भैया हम मान ले रहे ये आदमी नहीं है, ये गधा है। फिर तुमने बोले चूंकि इसके 4 पैर नहीं है, इसके 2 ही पैर है, तो ये गधा नहीं है। तो गधा नहीं है तो क्या हो गया, ये आदमी हो गया। इसको हम बोलेंगे विरोधाभास विधि, मतलब विरोध करके सिद्ध करना। उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक, जैसे कि हमको यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि सिद्ध करके बताओ कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम बोलेंगे ठीक भैया जी रेशनल नंबर नहीं है, हम मान ले रहे हैं कि रूट 5 जो है ये एक प्रकार का इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। सिद्ध करने को बोला है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो हम विरोधाभास विधि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो हम मान लेंगे कि भैया रूट 5 जो है वो इरेशनल नहीं बल्कि रूट 5 रेशनल नंबर है। ठीक, और जब ये रेशनल नहीं आएगा तो क्या होगा, इरेशनल बचेगा। ठीक, विरोधाभास मतलब किसी ने बोला कि सिद्ध करके बताओ, किसी ने बोला सिद्ध करके बताओ कि ये एक मोबाइल है, तो हमने बोला ठीक भैया ये मोबाइल नहीं, ये कॉपी है। अब चूंकि ये कॉपी नहीं है तो ये मोबाइल हो गया, इसको बोलेंगे विरोधाभास विधि। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करने को बोला सिद्ध करो कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो हम इसको उल्टा मान लेंगे कि माना रूट 5 एक रेशनल नंबर है, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक, देखो लेट अस एज्यूम, देखो लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिए, मान लिए द कॉन्ट्रेरी दैट, हमने कॉन्ट्रेरी रूप से एज्यूम कर लिए, मान लिए कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। हमने इसको उल्टा मान लिए कि हमने मान ली कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है कि जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अब हमने रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिए है, तो रूट 5 को हमने रेशनल नंबर मान लिए है, तो इसको हम न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, क्यों लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिए है ना। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, हम रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिए। अब जो रेशनल नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट, हम इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमने इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर मान लिए है। ठीक, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर P और Q क्या है समझोगे, यहां पर P और Q क्या है,
P एंड Q आर को प्राइम इंटेगर्स। P और Q क्या है? P अपॉन Q जो है ये को प्राइम इंटेगर्स है, को प्राइम इंटेगर्स है। को प्राइम इंटेगर्स का मतलब होता है जैसे कि मैंने लिखा 2/3, 2/3 जो होगा वो को प्राइम इंटेगर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये अब किसी और से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला 4/6, तो ये को प्राइम इंटेगर्स नहीं है क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, है ना। लेकिन 2/3 जो है ये किसी और से नहीं कटेगा, इसमें किसी और का डिवाइड नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे को प्राइम इंटेगर। इसको हम को प्राइम इंटेगर इसलिए बोलेंगे क्योंकि 2/3 में किसी और संख्या का डिवाइड नहीं होगा। मैंने बोला 10/20, 20, 10/20, तो ये को प्राइम इंटेगर नहीं है क्योंकि इसमें डिवाइड हो जा रहा है, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। लेकिन 2/3 हो गया, 5/4 हो गया, 5/4 में किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, ये किसी और से नहीं कटने वाला, ये सबसे सरलतम रूप है, इससे ज़्यादा सरल नहीं होने वाला। इसीलिए P/Q जो है वो को प्राइम इंटेगर्स है। ठीक, क्या है? को प्राइम इंटेगर्स है, मतलब कि इसमें किसी और का डिवाइड नहीं जाएगा। को प्राइम इंटेगर्स का मतलब है कि P और Q में किसी और का डिवाइड नहीं जाएगा, किसी और से भाग नहीं जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसके आगे मान ली हमने को प्राइम इंटेगर। अब उसके बाद देखो हमने क्या को प्राइम इंटीग्रल है। अब इसके अगली स्टेप में तो √5 इजिकल टू P/Q। √5 इजिकल टू क्या मान लिया हमने? P/Q। क्यों मान लिए? क्योंकि हमने √5 को हमने रेशनल नंबर माने और रेशनल नंबर को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए √5 इजिकल टू P/Q। √5 इजिकल टू हो गया आपका P/Q। ठीक, ये मान लिए। अब अगली स्टेप में क्या करना है? अगली स्टेप में आपको लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे। देखो इधर हमने जब हम स्क्वायर करेंगे, √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वेयरिंग मतलब कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। इधर √5 हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा ओनली 5। और इधर भी कर देंगे हम स्क्वायर तो P का भी स्क्वायर और नीचे Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये अगली स्टेप हो गई। इसके बाद इस स्टेप के बाद अब इसको हम आगे क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है तिर्यक गुणा। इसके बटे में कुछ नहीं तो हमने 1 मान लिए। P स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो P स्क्वायर 1 ज़ा P स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, और 5 का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर से होगा तो 5 इंटू Q स्क्वायर 5Q स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये पूरा लिखना है आपको कॉपी में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो P स्क्वायर, सिंस P स्क्वायर इज डिविजेबल बाय 5, P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 बाय थ्योरम। अब समझो यहां लिखा है P स्क्वायर इजिकल टू 5Q स्क्वायर। क्या लिखा है? P स्क्वायर इजिकल टू लिखा है 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं P स्क्वायर 5 जो है इस तरफ Q स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजेंगे तो ये जाएगा अपोन में, इक्वल का हो गया इक्वल, यहाँ बचेगा आपका Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर का P स्क्वायर हो गया, 5 इस तरह ऊपर है, पक्षांतर करें तो आ गया नीचे, बराबर का बराबर Q स्क्वायर का Q स्क्वायर। अब P स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है, P स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है तो P में भी 5 का भाग जाएगा। एक थ्योरम बोलता है गणित का थ्योरम बोलता है P स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है, सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 is also P is also divisible by 5. P is also divisible by 5. If since P square
इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कि यदि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो पी में भी 5 का भाग जाएगा। ये गणित का क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है। इतना आप नोट कर लीजिए। इसको आपको कम से कम कॉपी में 3 से 4 बार 5 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपसे बनेगा, ठीक है, तो ही आपको अच्छे नंबर आएंगे। अब लाइन 5 के बाद अब लाइन नंबर 6, लाइन 6 क्या बोल रहा समझोगे। अब हमने अभी बोले थे कि यदि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो पी में भी 5 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा। अब पी में यदि 5 का भाग चला जा रहा है, मैंने बोला 5 की घात 2 में, सुनो, मैंने बोला 9 की घात 2 में यदि 3 का भाग जा रहा है, जैसे पी स्क्वायर में यदि 5 का भाग जा रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, 9 स्क्वायर में यदि 3 का भाग जा रहा है तो 9 में भी 3 का भाग जाएगा। यदि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो पी में भी 5 का भाग जाएगा, ठीक, ये लिखे थे हमने। सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो पी में 5 का भाग जाएगा, मतलब यदि 9 स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो 9 में भी 3 का भाग जाएगा। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हम 9 को लिख सकते हैं, ये 9 ऊपर वाला 9 लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 3, उसी प्रकार हम p को भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5c। देखो यदि p स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड होगा, इसलिए हम p को लिख सकते हैं 5c। जैसे हम 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, उसी प्रकार p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो माना 5 1 जा 5 और ये c बार में 5 p से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5c। आया समझ में आपको। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। देखो यहाँ तक तो आपको मैंने समझा दिया हूँ, यदि p स्क्वायर में 5 से डिवीजन हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक। हमने यह भी समझे कि यदि p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, तो p भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो हम p को लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5, और कितने बार में डिवाइड हुआ, मान लो c बार में, तो ये लिख दे c। तो सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 5c, p इज इक्वल टू 5c, हमने लिख लिए p इज इक्वल टू 5c, ठीक, लिख लिए p इज इक्वल टू 5c। तो p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया 5c, p का वैल्यू कितना आ गया 5c। अब p का ये जो वैल्यू है, इसके पहले वाला जो था पन्ना, ये वाला, इसके पहले वाला पिछला पेज है ना, उसमें जो इक्वेशन नंबर 1 थी p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, इसमें हम p का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम यही लिखेंगे p इज इक्वल टू 5c है, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, p का वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में रख लेंगे। ये पिछले पन्ने में जो पिछले पेज में हमने करे है इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम p का वैल्यू रख लेंगे। पूरा इसको लिख करके करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 जो थी हमारी, इसमें हम p का वैल्यू रख देंगे, ठीक। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 थी p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, यही थी। इक्वेशन 1 में हम p का वैल्यू रख देंगे, p का वैल्यू है 5c, तो जहाँ पर जो p आया है इस p का वैल्यू 5c रख देंगे, तो p की जगह रख देंगे हम 5c, p की जगह रख दी हमने 5c, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, 5q स्क्वायर हो जाएगा 5q स्क्वायर। इसके बाद 5 का भी स्क्वायर करेंगे और c का भी स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, c स्क्वायर का हो जाएगा c स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, 5q स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर क्या 5q स्क्वायर,
हो गया ये। चलो अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 5। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो इसके आगे एक स्टेप और लिख लेना, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, ये स्टेप मत लिखना, ये वाली मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखना, इसके आगे यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, इसके नीचे लिखना 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो इसके आगे लिखोगे 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 5 से 25 कट गया तो बचा 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर बचा। ठीक, 5c स्क्वायर इक्वल बचा q स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल का हो गया इक्वल 5c स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, q स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर आ गया। अब इसके आगे यहाँ से लिखना, देखो यहाँ तक हमने कर लिए थे, यहाँ तक हमने कर लिए थे, ये देखो पिछले पेज में कर लिए थे ना, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर जाएगा, आ गया ना, आ गया। अब देखो अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आया, q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर आया। तो q स्क्वायर का हो गया q स्क्वायर, 5 इस तरफ c स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा आपका डिवाइड में। अब यहाँ फिर वही इक्वल का हो गया इक्वल, c स्क्वायर का हो गया c स्क्वायर। अब फिर वही कंडीशन बन गई, यदि q स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, यदि q स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो q में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि q स्क्वायर में 5 का डिवाइड होता है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक, ये हो गया है ना, यहाँ पर यही लाइन लिखी है, यही लाइन लिखी है, ये सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यदि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक, अब लाइन नंबर 9 बोल रहा है, लाइन नंबर 9 जो है इसमें बोल रहा है फ्रॉम लाइन 5 एंड लाइन 9 वी कैन conclude that p and q have at least 5 as common factor। अब देखो, अब लाइन नंबर 9 बोल रहा है कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। लाइन नंबर 9 बोल रहा है कि q में 5 का डिविजल होता है, मतलब q में 5 का भाग जाता है। लाइन नंबर 9 बोल रहा है, लाइन नंबर 9 बोल रहा है कि q में q इज आल्सो डिविजिबल 5 में 5 का भाग जाता है। लाइन नंबर कौन बोल रहा है, लाइन नंबर 9 बोल रहा है। और लाइन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यहाँ देखोगे लाइन नंबर 5, तो लाइन नंबर 5 ने ये बोला था कि p इज आल्सो डिविजिबल 5, कि p में भी 5 का भाग जा रहा है ना। लाइन नंबर 9 ने बोला, लाइन नंबर 9 ने बोला कि q इज आल्सो डिविजिबल 5, q में 5 का डिवाइड जा रहा है। और लाइन नंबर 5 बोल रहा है कि p में भी 5 का डिवाइड जा रहा है। अब यहां पर बोल रहा है भाई कि q में भी q इज आल्सो डिविजिबल 5, q में भी 5 का भाग जा रहा है और p में भी 5 का भाग जा रहा है, बोल रहा है ना। ये लाइन नंबर 9 बोल रही है कि q में 5 का भाग जा रहा है, q में 5 का भाग जा रहा है, और लाइन नंबर 5 बोल रही है कि p में 5 का भाग जा रहा है, बोल रहा है ये। तो भाई इसका मतलब ये है कि p बटा q, p में भी 5 का भाग जा रहा है, p में भी 5 का भाग जा रहा है, p भी 5 से डिविजल है, और q में भी 5 का भाग जा रहा है, q इज आल्सो डिविजल 5, q में भी 5 से भाग जा रहा है।
जब P में भी 5 का भाग जा रहा है और Q में भी 5 का भाग जा रहा है, तो P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया ना, क्योंकि P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया 5। तो conclude that P and Q have 5 as a common factor। तो conclude, हम conclude करेंगे P and Q have, इन दोनों के पास 5 as a common factor। 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने सवाल के शुरुआत में क्या माने थे? हमने सवाल के शुरुआत में माने थे √5 इक्वल P अपॉन Q। हमने सवाल के शुरुआत में माने थे √5 इक्वल P अपॉन Q। हमने सवाल के शुरुआत में माने थे √5 इक्वल P अपॉन Q, और हमने माने थे P और Q क्या है? P और Q को प्राइम है। P और Q क्या है? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि P और Q में किसी का भी भाग नहीं जाता। अब हमने शुरू में √5 को हमने को प्राइम मान लिए थे, √5 को हमने माने थे P अपॉन Q, और P और Q को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि P और Q दोनों में किसी का भी भाग नहीं जाता, P और Q दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं होते। अब P और Q तो को प्राइम है, मतलब P और Q दोनों किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो बोल रहे हैं भैया कि P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। तो यहां पर विरोधाभास पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब जो होता है कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। दो तरफा बात हो रही ना, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि P एंड Q दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात हम ये बोल रहे हैं, और भाई दूसरी बात, हमने जब सवाल शुरू करे थे हमने क्या माने थे? हमने माने थे P और Q √5 इजिकल टू P अपन Q, √5 इजिकल टू P अपन Q, इसको हमने को प्राइम माने थे। को प्राइम का मतलब है कि P और Q दोनों में किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने जब आगे सोल्व करे तो P और Q दोनों में 5 का भाग जा रहा है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये को प्राइम है, को प्राइम मतलब किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि 5 का भाग जा रहा है। तो दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है। और ये विरोध क्यों हो रहा है? ये विरोध इसलिए हो रहा है कि हमने √5 को क्या मान लिया था? हमने √5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया था, इसलिए यहाँ पर दोनों बातें विरोध कर रही है। मतलब कि √5 रेशनल नंबर नहीं है, और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ये हो गया खत्म आपका। यहां पर जी बोल रहा है, देखो P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, लाइन 10 है ना। अब बट द कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर हो रहा है। अवर एसम्पशन हमने माने थे, एज्यूम किए थे कि P एंड Q आर को प्राइम। हमने तो माने थे कि भैया P और Q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि भैया P और Q दोनों में किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो P और Q दोनों का फैक्टर 5 है, P और Q दोनों का फैक्टर 5 है, मतलब P और Q दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, P और Q दोनों में 5 से भाग जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि भाई P और Q को प्राइम है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, मतलब विरोध पैदा हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोध क्यों पैदा हो रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज राइजन मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि बिकॉज हमने इनकरेक्ट मतलब गलत असम्पशन किए थे। इनकरेक्ट हमने असम्पशन किए थे, हमने गलत असम्पशन किए थे दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने शुरुआत में जो एज्यूम किए थे कि √5 रेशनल नंबर है, वो हमने गलत एसम्पशन किए थे। √5 रेशनल नंबर है, हमने ये गलत माने थे, इसी कारण तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है ना। और जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? तो जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये
इरेशनल नंबर होगा। यहां लिख लोगे, देखो देखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए एराइज हुआ, मतलब इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने इनकरेक्ट मतलब गलत एज्यूम किए थे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। जब हमने ये गलत माने थे कि रूट 5 रेशनल नंबर है, तो जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा। हेंस वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्योंकि हमने इसको जब रेशनल माने थे तो भाई यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ था। हाँ, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने इनकरेक्ट एज्यूम किए थे, हमने गलत माने थे कि रूट 5 रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, जब ये रेशनल नहीं होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो हेंस वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका पूरा जो मैंने नोट्स बनाया हूँ लाइन बाय लाइन, इसको पूरा नोट करो और इस वीडियो को 3 से 4 बार देखो और ये सवाल को रफ कॉपी में कम से कम 4 से 5 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, तो ही ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली भी है।